बारिश है ना। तो इससे आपके पर्टिकुलर ये जो हिमाचल एरिया है ना, इसमें वीट की सोइंग डिले हो रही थी, क्योंकि मॉइस्चर क्या है, मैं थोड़ा सा आपके नॉलेज इसमें बढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये आपसे ही रिलेटेड है। क्योंकि पंजाब में क्या है, पंजाब में राइस लगाते हैं ना, राइस के बाद वीट आती है। सुन रहे हो ना मेरी बात? यस सर। हाँ, पंजाब में क्या होता है कि पहले, इससे पहले राइस क्रॉप थी, ठीक है ना। तो राइस के बाद अब वीट की बहुत सी जगह सोइंग होगी हुई है, मतलब स्टार्ट कर दी थी इन्होंने अक्टूबर एंड में, ठीक है। और लेकिन राइस को पानी बहुत दिया होता है, तो राइस में जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसके बाद में काफ़ी उसमें मॉइस्चर जो है ना, सफिशिएंट मॉइस्चर होता है उसमें, सॉइल में। तो वही मॉइस्चर कंज्यूम हो जाता है उसकी सोइंग के लिए। तभी आपने देखा कि जब वीट की सोइंग करते हैं तो फिर राइस हार्वेस्टिंग के बाद उसको पानी नहीं देते फील्ड को, मतलब वही वाला जो मॉइस्चर है दैट इज सफिशिएंट फॉर द जर्मिनेशन ऑफ वीट। लेकिन हिमाचल में क्या होता है कि हिमाचल में राइस क्रॉप बहुत कम लगती है ना, वहाँ मक्की लगती है। देर इज ऑलवेज सोइंग ऑफ मेज, ठीक है ना, जहाँ पल्सिस क्रॉप्स होंगी। तो वो सारा रेन फेड एरिया होता है, तो वो रेन फेड एरिया होता है, तो देर इज नो, मतलब क्योंकि बारिश नहीं होती तो इरिगेशन फैसिलिटीज तो है नहीं है, इसलिए सॉइल में मॉइस्चर नहीं होता। अगर वो देखते हैं उसको जब प्लॉइंग करते हैं, तो दैट डजंट हैव दी सफिशिएंट मॉइस्चर, और मॉइस्चर कंजर्व भी नहीं हुआ होता, ठीक है ना, कंजर्वे भी नहीं, मॉइस्चर नीचे नहीं होता। तो जब तक ये बारिश नहीं पड़ेगी, इस बार बारिश ये लेट हुई है, जो पहले आ जानी चाहिए थी 15-20 दिन पहले। तो जब तक बारिश नहीं पड़ेगी तब तक उसमें सॉइल मॉइस्चर नहीं होगा, तो सॉइल मॉइस्चर नहीं होगा तो देयर विल बी डिले इन वीट सोइंग। आपने अपने बदानी एरिया के इर्द गिर्द देखा होगा कि वो कई बार क्या करता है कि वो करते हैं कि फील्ड को प्लॉय नहीं करते, फील्ड को प्लॉ तब करते हैं जब व्हेन देयर इज रेनफॉल। अब जैसे ये बारिश हो गई है, तो दे विल प्लो दी लैंड एंड देन दे विल डू द सोइंग ऑफ दिस वीट। वीट फिर लगाएंगे। तो ये था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी भी डिले नहीं हुआ, दिस ओनली 16 नवंबर। तो हिमाचल में तो ये बेनिफिशियल जो है, रेनफेड एरिया जो ऐसे आपके इधर बिहार में एरिया है, यूपी में एरिया है, बहुत राजस्थान में एरिया है रेनफेड। जो रेनफेड एरिया है उसके लिए बड़ी ये, दिस इज वेरी बेनिफिशियल, ये वाली जो रेनफॉल, जबकि ये होनी पहले चाहिए थी। तो मैं इसलिए ये, क्योंकि दिस इज फॉर योर नॉलेज, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि वेदर इट इज़, क्योंकि ये आया भी था पेपर में कि बहुत लेट हो रहा है तो हिमाचल में अफेक्टेड हो रही है वीट सोइंग। तो ये सब, ये थोड़ा सा ना, यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग, ये पता होना चाहिए भी क्या है एक्चुअल में। तो अभी क्या है कि मैं, वी वर डिस्कसिंग दिस कंट्रैक्ट फार्मिंग, है ना, कंट्रैक्ट फार्मिंग जो कि आजकल बहुत बड़ा एक इशू है, इट्स वेरी बर्निंग इशू। जो आपके ये एग्रीकल्चर एक्ट है, जो अभी अमेंडमेंट के, सॉरी, ये जो एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस जो आया है, इसमें जो अमेंडमेंट की है, अमेंडमेंट तो नहीं की, इसमें एग्रीकल्चर एक्ट ही जो नया आया है, तो उसमें कंट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर भी सेकंड है, ये मैंने आपको बताया था। तो अभी मैं आपको ये लेटेस्ट कोई पता है कि अभी जो फार्मर्स की मीटिंग थी इनके साथ, जो जो रेलवे मिनिस्टर हैं, देन डिफेंस मिनिस्टर, तो क्या उसमें कोई डेवलपमेंट हुई है इनकी, फार्मर्स की कोई, जो मीटिंग जो ये चाह रहे हैं कि देयर शुड बी विड्रॉ ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस जो है इसको वापस ले लेना चाहिए, जहाँ इसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए, कोई हुआ इसके लिए? जो अभी मीटिंग थी 2-3 दिन पहले थी ना मीटिंग, ये दिवाली से पहले ही एक दिन पहले, 13th को थी मेरे ख्याल, 13 या 14 को। तो बता, है, तो कुछ हुआ, एनी एनी डेवलपमेंट इन दैट, है, को बताओगे? मैं, कोई एक बताओ कुछ ना कुछ। पता नहीं,
तो आप टीवी देखा करो ना, ये तो बड़ी बड़ी आपके रिलेटेड है तो मैं कहता हूँ, बाकी नहीं मैं कुछ आपको बताना चाहता। आपसे रिलेटेड है तो तभी मैं ये पूछता हूँ जो आपको बताता हूँ। ठीक है ना? क्योंकि देखा करो, इसमें पेपर में भी बहुत कुछ आता है। मैं तो आपको बार बार कह के बड़ा थक गया हूँ, बोल बोल के ही आपको, कि ये देखा करो, पढ़ा करो, इसमें देखा करो। क्या कि ये इसमें कोई वो डेवलपमेंट नहीं हुई, मतलब जो मिनिस्टर एक्चुअल में क्या है कि ये जो एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस लाई है गवर्नमेंट, दिस इज फॉर द होल ऑफ इंडिया। अकेला पंजाब के लिए नहीं है, पंजाब के फार्मर्स के लिए थोड़ा ही है, ये तो पूरे इंडिया के लिए है। तो इंडिया में जब वो कहते हैं कि व्हेन द अदर फार्मर्स आर नॉट प्रोटेस्टिंग, तो पंजाब के फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम आ गई है इसमें? ठीक है ना? दिस इज नॉट ओनली मेंट फॉर द पंजाब फार्मर्स। तो इवन देन उन्होंने उनको सुना है, मतलब ये जितने कमेटी बनी थी मिनिस्टर्स की, तो यूनियन के साथ बैठ के बात हुई है। तो उन्होंने उनको बोला कि ये बेनिफिट्स आप बताओ, इसमें क्या गलत है? तो लेकिन दे कैनॉट कन्विंस दी मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स को वो कन्विंस नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने ध्यान से सुना है, मीटिंग नहीं मतलब डेडलॉक हुई, क्वार्डियल एटमॉस्फेयर में मीटिंग हुई है, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं निकला। ठीक है ना? रिजल्ट क्या है कि जो गवर्नमेंट है, इट विल नॉट टेक बैक दिस एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस एक्ट, वापस तो लेगी नहीं वो। क्योंकि अब वापस तो तब लेगी अगर उसमें कोई गलत हो जहाँ उसको कन्विंस करे तो अभी ये फार्मर्स फिर दोबारा दे आर गोइंग ऑन 26th, मेरे ख्याल जहाँ 22nd दिल्ली जा रहे हैं अपनी, फिर उसके लिए। तो ये सिर्फ यही मैं बताना था कि फार्मर्स के लिए दिस इज द एक्ट जो है वो गलत नहीं है। तो उसमें इसलिए था कि आपके इसमें कंट्रैक्ट फार्मिंग का है, तो मैं तब बता रहा हूँ, नहीं तो मैं टच नहीं करता इसको। तो ये उसमें भी कंट्रैक्ट फार्मिंग का बड़ा डिटेल में, कंट्रैक्ट फार्मिंग जो दूसरा तीन, मैं बार बार उसमें बता रहा हूँ कि तीन वो एक्ट के अंदर तीन चीजें हैं। एक तो यही था कि अपनी प्रोड्यूस वो कहीं भी बेच सकता है, उसको लिबर्टी है। और दूसरा था कि कंट्रैक्ट फार्मिंग, कंट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर काफी गवर्नमेंट जो है इस बार लार्ज स्केल पे कंसंट्रेट कर रही है कि फार्मर्स की इनकम बढ़े। आप देखते रहे हो कि फार्मर्स की इनकम नहीं बढ़ती, वो कितनी मेहनत करता है, इवन दैट ही डजंट गेट द गुड प्राइस। तो कंट्रैक्ट फार्मिंग एटलीस्ट ही विल बी फ्री, फिर मतलब उसको कोई ऐसा दिमाग में बॉदरेशन नहीं रह गई तो वो फ्री हो जाएगा। तो ये कंट्रैक्ट फार्मिंग इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो कंट्रैक्ट फार्मिंग का जो अभी एक्ट है, जो एक्ट की कापियां नहीं आई अभी तक। ठीक है ना? मार्केट मतलब जो एक्ट की कॉपियां कहीं पब्लिश नहीं हुई, जो कानून है। तो इसलिए वो पता नहीं है कि उसमें क्या क्या उन्होंने डाला, कि जब तक वो पूरा उसका हो नहीं जाता और उसका पब्लिश नहीं हो जाता, एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसको इशू नहीं कर रहा, तब तक उसके बीच में क्या नई चीज़ें आई हैं वो मेरे को भी नहीं पता। ठीक है ना? वो कहीं पता नहीं है। लेकिन हम कंट्रैक्ट फार्मिंग एक जो पुराना चल रहा है सिस्टम, ठीक है ना, जो कंट्रैक्ट फार्मिंग का, कि वो जो कंट्रैक्ट फार्मिंग है वो मतलब उसमें गवर्नमेंट इज नॉट इन्वॉल्व। ये जो मैं आपको कंट्रैक्ट फार्मिंग कराने जा रहा हूँ, ये तो एक फार्मर्स का और जो कॉरपोरेट है उनका आपस में एक कंट्रैक्ट होता है। लेकिन कंट्रैक्ट फार्मिंग जो लीगलाइज्ड हो गई है, जब लीगलाइज मतलब कानूनी तौर पे बन गई है, वो एक्ट के अंदर कुछ क्या चीज़ें हैं वो मैं आई डोंट नो। अगर कोई होगा तो मैं आपको सर्टनली लेट यू नो, अगर मेरे को कहीं से मिलता है वो एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस एक्ट, उसके अंदर क्या लाए हैं। क्योंकि कानून अलग होती है चीज़, और एक खुद में एग्रीमेंट कर लेना वो अलग चीज़ है। तो आपका ये है कि मैं आपको ये एटलीस्ट यू शुड नो कि कंट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है। ठीक है ना? मैंने आपको डेफिनेशन कराई थी, और तब उसका एक उसका मीनिंग भी बताया था कि ये है उसका मीनिंग। अभी इसका हम देखेंगे कि व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ दैट, और क्या इसके कोई बैड रिजल्ट्स भी हैं, या कंट्रैक्ट फार्मिंग में क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है? तो ये था, ये थोड़ा सा आपको, क्योंकि कंट्रैक्ट का पता ही है, कंट्रैक्ट मीन्स होता है ठेका करना। यही बात है ना, वो कहते हैं वो कंट्रैक्टर है। तो कंट्रैक्टर का क्या मतलब होता है? ठेका ही करता है। तो जैसे आप वो जमीन का ठेका दे देते हैं एक बड़े लोगों को कि उसके साथ हो जाता है कि साल बाद जो क्रॉप आएगी तो उसका वो रेंट ले लेता है, जो फार्मर होता है एक फिक्स्ड रेंट रहता है। तो ये कंट्रैक्ट फार्मिंग है।
अब ये हमने एक कल कंट्रैक्ट फार्मिंग का ये कहा दिया था कि कंट्रैक्ट फार्मिंग इज एमर्जिंग एन इम्पोर्टेंट मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ये लिखा था आपने? हैव यू रिटन दिस थिंग कि कंट्रैक्ट फार्मिंग इज इमर्जिंग एज एन इम्पोर्टेंट? कहाँ हमने छोड़ा था इसको? वेयर डिड वी लेफ्ट लास्ट? क्या सर इस है? सर क्या कॉन्ट्रैक्ट कोई? फार्मिंग हाँ, कंट्रैक्ट फार्मिंग वो की डेफिनेशन। कहते हाँ हाँ it can only be pure procurement in transaction or हाँ can extend to supply of inputs or हाँ even beyond। यहाँ तक किया था। हाँ हाँ। तो हाँ, यहाँ तक किया था ना हमने कि कंट्रैक्ट फार्मिंग इज इमर्जिंग एन इम्पोर्टेंट मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल by agriculture business firm in India due to the development of the field of agriculture market, change in food habits। अच्छा, बियॉन्ड वो सिर्फ हमने डेफिनेशन ही की थी, ठीक है, वो आपने यस यहाँ सर। इट कैन ओनली बी ए प्योर प्रोक्योरमेंट, इट कैन ओनली बी ए प्योर प्रोक्योरमेंट ट्रांजैक्शन और कैन एक्सटेंड टू द सप्लाई ऑफ इनपुट्स और इवन बियॉन्ड। तो ये था, इसका मतलब ये था कि ये मैं इट कैन ओनली बी ए प्योर प्रोक्योरमेंट ट्रांजैक्शन। मतलब ये एक प्रोक्योरमेंट मीन्स होता है कि मैं टू टेक होल्ड, किसी चीज़ का होल्ड करना, लेना, वो प्रोक्योरमेंट है। आर कैन एक्सटेंड टू द सप्लाई ऑफ इनपुट्स, जहाँ मतलब इसमें इनपुट्स भी वो सप्लाई करेगा जो कंट्रैक्टर होगा, ठीक है ना। और इवन बियॉन्ड, और वो इसके अतिरिक्त भी कुछ हो सकता है, अदर देन दिस भी। तो नेक्स्ट आप इसमें लिख लो कि कंट्रैक्ट फार्मिंग इज एमर्जिंग एन इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ contract farming is emerging. It is emerging as an important mode of procurement of raw materials. It is emerging an important mode of procurement of raw material by agri-business firm in India. By agri-business firm in India due to the development in the field of agriculture marketing, due to the development in the field of agriculture marketing, change in food habits and in agriculture technology, change in food habits and in सर प्लीज रिपीट करना। ड्यू टू। due to development in the field of agricultural marketing, due to development in the field of agriculture marketing, changes in food habits, changing in food habits and in agricultural technology, in the change in agriculture technology in the new economic environment, in the new economic environment। तो नेक्स्ट जो है बड़ा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट आप लिखो द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल्स एंड कंट्रैक्ट टू सेल, द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल्स एंड कंट्रैक्ट टू सेल, ठीक है ना, दो चीजें हैं। ये जो कंट्रैक्ट फार्मिंग है ये कंट्रैक्ट टू सेल है ना, और जो फार्मर डायरेक्ट या विदाउट एनी कंट्रैक्ट फार्मिंग जो सेल करता है तो वो तो सेल है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल्स एंड कंट्रैक्ट टू सेल नीड्स टू बी अंडरस्टूड, नीड्स टू बी अंडरस्टूड क्लियरली, नीड्स टू बी अंडरस्टूड क्लियरली। सेल और सेल ऑफ कंट्रैक्ट में क्या फर्क है? इन द केस ऑफ सेल, इन द केस ऑफ सेल, जब वो कोई चीज अपनी प्रोड्यूस को सेल करता है तो इन द केस ऑफ सेल द टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड्स, द टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड्स, मतलब जो उसने प्रोड्यूस किया उसके ऊपर उसका जो अधिकार है, जो उसका टाइटल है, जहाँ उसके जो ओनरशिप है ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड एट वंस, इज ट्रांसफर्ड एट वंस, एक बार में ही वो ट्रांसफर हो जाती है, ओनरशिप जो है इज ट्रांसफर्ड एट वंस, वेयर एज इन द कंट्रैक्ट टू सेल,
अब जब वो सेल कर रहा है तो जो कुछ उसने प्रोड्यूस किया उसकी सारी ओनरशिप दूसरे के पास में ट्रांसफर होगी इमीडिएटली एट वन टाइम। लेकिन कंट्रैक्ट ऑफ सेल में जब वो कंट्रैक्ट कर रहा है, ये जो कंट्रैक्ट फार्मिंग है, कंट्रैक्ट टू सेल द गुड्स आर ट्रांसफर्ड एट ए लेटर डेट, द गुड्स आर ट्रांसफर्ड एट ए लेटर डेट। कंट्रैक्ट आज कर रहा है लेकिन जब गुड्स ट्रांसफर होते हैं वो बाद में होते हैं, जब वो प्रोड्यूस कर लेगा उसको। The goods are transferred at a later date. A contract to sell is not in the true sense. A contract to sell is not in the true sense of the word a sale. ठीक है ना, कंट्रैक्ट टू सेल मतलब वो ट्रू सेंस में सेल नहीं है, इज नॉट इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड ए सेल, रादर इट इज मियरली एन अरेंजमेंट टू सेल, rather it is merely an arrangement to sell. A contract is an agreement, Yeah. ठीक है ना, in the true sense of the word a sale, rather it is merely an arrangement to sell. A contract is an agreement. Next year, a contract is an agreement. Contract is an agreement, but an agreement is not necessarily a contract. But an agreement is not necessarily a contract. कहता है कि कंट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट एक कंट्रैक्ट हो। तो नेक्स्ट जो है, फॉलोइंग टाइप ऑफ इनपुट्स एंड सर्विसेज, फॉलोइंग टाइप ऑफ इनपुट्स एंड सर्विसेज आर, फॉलोइंग टाइप ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स आपको पता ही जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड है ना। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इनपुट्स एंड सर्विसेज आर नॉर्मली प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू द फार्मर। Following type of inputs and services are normally provided by the company to the farmer. तो उसमें क्या क्या है, what are the different inputs and services? First is seeds of the variety. Seeds of the variety they need for processing, marketing. तो ये जो कंपनी है वो फार्मर को क्या देगी, सीड्स ऑफ द वैरायटी दे नीड टू बी नीड फॉर प्रोसेसिंग, मार्केटिंग। जो कंपनी है उसने जिसने कंट्रैक्ट किया है तो वो अपने सीड्स देगी फार्मर्स को, ठीक है ना, और जिसकी उसको प्रोसेसिंग करनी है। नेक्स्ट इज गाइडलाइंस टू ग्रो द क्रॉप्स। नेक्स्ट इज गाइडलाइंस, उसको गाइडलाइंस भी देगी, मतलब टेक्निकल नॉलेज भी देगी, गाइडलाइंस टू कि कैसे आपको ये क्रॉप लगानी है, उनके तरीके से लगानी पड़ेगी ना, गाइडलाइंस टू ग्रो द क्रॉप्स। देन थर्ड इज पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स वो देगी विच डू नॉट रिजल्ट इन रेजिडुअल टॉक्सिटी। पेस्टिसाइड्स विच डू नॉट रिजल्ट इन रेजिडुअल टॉक्सिटी, मतलब ये है कि पेस्टिसाइड्स वो जिसका रेजिडुअल इफेक्ट ना आए। रेजिडुअल इफेक्ट का मतलब होता है कि जब हम पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं इंसेक्ट को उसको किल करने के लिए, तो रेडिकेट द इंसेक्ट्स, तो उसका जो इफेक्ट है दैट कम्स इन द ग्रेन्स, जहाँ अगर फ्रूट क्रॉप है तो फ्रूट में आ जाएगा, तो ये रेजिडुअल इफेक्ट होता है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड द रेजिडुअल इफेक्ट। जहाँ सीड में आ जाता है तो दैट इज द रेजिडुअल इफेक्ट, वेजिटेबल्स में आ जाता है तो दैट इज द रेजिडुअल इफेक्ट। टॉक्सिटी जो है उसकी रेजिडुअल इफेक्ट ना है, पेस्टिसाइड्स व्हिच डू नॉट रिजल्ट इन रेजिडुअल टॉक्सिटी। एंड फोर्थ वन इज द एक्सटेंशन सर्विसेज। एक्सटेंशन सर्विसेज, जो एक्सटेंशन में आपने पढ़ा ही है कि एक्सटेंशन सर्विसेज जो फार्मर्स को दी जाती हैं, एक्सटेंशन सर्विसेज। एंड नेक्स्ट इज द फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप, और फर्टिलाइजर भी उसको देगी कंपनी वो, फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप्स एंड अदर मटेरियल्स इफ नॉट लोकली अवेलेबल। अदर मटेरियल्स, और जो दूसरे भी जो मटेरियल्स हैं अगर वो लोकली अवेलेबल नहीं है
even then the company will provide them. तो contract जो होगा, when this contract come into existence, the contract may be entered into by parties anytime. The contract may be entered into by parties anytime from the start of the sowing, or planting to the harvesting. तो मतलब किसी टाइम भी ये कंट्रैक्ट हो सकता है. कंट्रैक्ट में बी एंटर्ड इनटू द पार्टीज एनी टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ सोइंग और प्लांटिंग टू द हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग स्टेज ऑफ द क्रॉप. ठीक है ना. एट डिफरेंट स्टेजेस पे भी एग्रीमेंट एंटर हो सकता है. मार्केटिंग स्टेजेस ऑफ द क्रॉप. तो नेक्स्ट इज एडवांटेजेस, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फार्मर को एडवांटेज क्या होगा. ये जो अभी इसके बाद ऊपर बहुत इशू चल रहा है ना फार्मर्स का. फर्स्ट इज रिड्यूस द रिस्क. यही जो मैं बार बार इसमें कहता हूं, रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्राइस प्रोडक्शन. रिड्यूस द रिस्क प्राइस ऑब्लिक प्रोडक्शन. ठीक है ना. इसमें उसका जो रिस्क है वो कम हो गया फार्मर का, क्योंकि उसने एक जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है वो उसको मिल जाएगा, चाहे फसल खराब होए चाहे कुछ भी हो. तो उसका रिस्क जो है प्राइस का, प्राइस फ्लक्चुएट करती है, जहाँ प्रोडक्शन कम होती है ज़्यादा होती है, उसका रिस्क जो है रिड्यूस हो गया. रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्राइस. देन इंश्योर, सेकंड इज इंश्योर द प्राइस एज मार्केट इज assured. इंश्योर्स द प्राइस एज मार्केट इज assured. क्योंकि मार्केटिंग जो है अश्योर्ड ही है, क्योंकि उसका माल तो उठा ही लेना है कंट्रैक्ट में. एंड थर्ड इज increases the quality of the produce. Third is increases the quality of the produce. And next is reduces marketing cost. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. reduces marketing cost. reduces marketing cost, क्योंकि फार्मर को अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फार्मर को अपनी प्रोड्यूस लेके मार्केट में जाना पड़ेगा. तो मार्केट में जाएगा तो उसमें मार्केटिंग कॉस्ट, आपको पता ही है, जो पढ़ा था हमने, कई मार्केटिंग कॉस्ट लगती हैं उसमें. ट्रांसपोर्टेशन तो है ही है, फिर वहाँ जाके कमीशन देनी पड़ती है, डिफरेंट लेबर को चार्जेस देने पड़ते हैं. तो ये सारी ऑल दिस टाइप ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट आर कट डाउन. reduce marketing cost. Next जो benefit है, that is provides financial support in cash or kind. Provides financial support in cash or kind. तो मतलब उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे देते हैं फार्मर्स को. नेक्स्ट इज इंश्योर्स एफिशिएंट ऑब्लिक टाइमली. ensures efficient oblique timely technical guidance. Ensures efficient oblique timely technical guidance almost free of cost. तो सारी जो technical guidance है, ensures efficient oblique timely technical guidance almost free of cost. कोई भी उसका पैसा जो technical guidance के लिए नहीं लिया जाता. तो नेक्स्ट इज, ये तो बेनिफिट्स हो गए. नेक्स्ट आप लिख लो दी प्रोसेसिंग कंपनी. प्रोसेसिंग कंपनी, जो प्रोसेसिंग कंपनी है जिसने ये सारा माल जो है उठाना है, तो दैट इज दी प्रोसेसिंग कंपनी. तो प्रोसेसिंग कंपनी इंश्योर सप्लाई ऑफ क्वालिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस. इंश्योर्स, द प्रोसेसिंग कंपनी इंश्योर्स
supply of quality agriculture produce at right time and at a lesser cost to the company. And at lesser cost to the company. Next is centralizes direct private investment. Centralize direct private investment in agriculture activities. तो ये तो थे, these were the actually benefits. अब इसकी जो सेकंड अपोजिट साइड है कि इसके जरूरी नहीं है कि बेनिफिट्स भी हों, देयर में बी सम डैमेजेस आल्सो, तो इसको कहते हैं फ्लिप साइड, अपोजिट साइड, FLIP, फ्लिप, फ्लिप साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नुकसान क्या हैं? फ्लिप साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो इसकी मतलब मींस की वीकनेसेस क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की? तो फर्स्ट जो है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज इन्वॉल्व मोस्टली इन कैश क्रॉप्स। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज मोस्टली इन्वॉल्व इन कैश क्रॉप्स which may lead to shift in area from food crops next is contact farming may create the danger of imposition of undesirable seeds. Contact farming may create the danger of imposition of undesirable seeds. मतलब है कि जो undesirable seeds हैं वो भी फार्मर्स को लगाने पड़ते हैं। The temptation of getting commercial profits from cultivation of a variety of crop, the temptation of getting commercial profits from cultivation of variety of crop may cause permanent damage to the land. क्योंकि प्रॉफिट लेने के लिए कि फार्म उनको जो है ये कारपोरेट कंपनीज हैं उनको प्रॉफिट लेने के लिए, ठीक है ना, प्रॉफिट लेने के लिए वो नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज क्रॉप को ग्रो कराएंगे उसमें फील्ड में, तो दैट विल रिजल्ट इन परमानेंट डैमेज ऑफ द क्रॉप, मतलब एक्सप्लॉयटेशन होगी उसकी जो फील्ड की है। तो नेक्स्ट इज market making outside the country may cause market making outside the country may cause market breaking inside the country. ठीक है ना, अगर हम मार्केट आउटसाइड करेंगे कंट्री के तो हमारी अंदर की जो मार्केट्स हैं वो दैट विल गेट ब्रेक डाउन। तो इवन देन या इसमें लिख लो कि हाउ एवर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज ए वेलकम डेवलपमेंट, but the contract should be made under high scrutiny. Possible because of exploitation of the farmers.
तो इसी वजह से ये जो वर्ड है ना, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स, इसी वजह से ये फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी एक्सप्लॉयटेशन होगी, क्योंकि हमारी जो लैंड है वो इसको ले लेंगे, जहाँ अपने हिसाब से इसको लैंड को यूज करेंगे, तो वी विल बी एट लॉस, हमारी जमीन जो है वो खत्म हो जाएगी। यही उनके एक एप्रीहेंशन है। तो नेक्स्ट आप लिख लो एक्सपीरियंसेस इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। एक्सपीरियंस इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। एक्सपीरियंस इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसमें लिख लो द फॉलोइंग कंपनीज आर प्रेजेंटली under the following companies are presently under the tie-ups in India. Following companies are presently under the tie-ups in India for contract farming. For contract farming for the products specified. For the products specified. जो अभी मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किस किस चीज की हो रही है हमारे इंडिया में। तो फर्स्ट इज पोल्ट्री, ठीक है ना, मुर्गी पालन जो है, POULTRY, पोल्ट्री। पोल्ट्री के आप आगे लिख लो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑफ ब्रॉयलर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑफ द ब्रॉयलर। ब्रॉयलर होता है जो मीट पर्पस के लिए चिक्स यूज होते हैं, जो आपके फॉर एग पर्पस है, दैट इज ले, वो लेइंग होती हैं, लेइंग बर्ड होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑफ ब्रॉयलर्स, BROIL, बॉयलर अलग है, वो इंडस्ट्री में यूज होता है, वो तो दैट इज मैकेनिकल सिस्टम। और ये ब्रॉयलर है, BROIL, ब्रॉयलर्स, बिटवीन द कोयम्बटूर हैचरी विद फार्मर्स। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑफ ब्रॉयलर्स बिटवीन द कोयम्बटूर हैचरी विद फार्मर्स, ये एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। क्या तो सर नेक्स्ट, बिटवीन द कोयम्बटूर केरला में है ना, केरला की कैपिटल है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर हैचरी विद फार्मर्स। तो नेक्स्ट इज डेयरी प्रोसेसिंग, DARY, डेयरी प्रोसेसिंग, ये जो आपके मिल्क एनिमल्स हैं इसका। तो इसमें आप लिख लो डेयरी प्रोसेसिंग में CHITALE, चिटला। CHI ये कंपनी का नाम है, चिटला, CHITALE, चिटला ऑफ पूना एंड स्मॉल फार्मर्स इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। चिटला ऑफ पूना एंड स्मॉल फार्मर्स इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो नेक्स्ट इज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपने सुना भी होगा बहुत, टोमेटो पल्प। टोमेटो पल्प, ये आपकी जो सॉस आती है, टोमेटो पल्प। टोमेटो पल्प, इसमें ये पंजाब में है, इसका जो टाई अप हुआ पेप्सी कंपनी एंड फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड राजस्थान। पेप्सी कंपनी एंड फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड राजस्थान फॉर टोमेटो ग्रोइंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है पंजाब में। पेप्सी पूरा का पूरा टोमेटो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फार्मर से ग्रो करवा रही है। पेप्सी कंपनी एंड फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड राजस्थान फॉर टोमेटो ग्रोइंग। देन एक्सोटिक वेजिटेबल्स, EX एक्सोटिक होती है जो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, एक्सोटिक वेजिटेबल्स। तो इसमें एक कंपनी का नाम है TRIKAY, ट्रिक्या फूड्स, TRIKAY, ट्रिक्या फूड्स एंड स्मॉल फार्मर्स ऑफ ट्रिक्या फूड्स एंड स्मॉल फार्मर्स ऑफ महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। एंड नेक्स्ट इज मशरूम। ये मैंने देखा हुआ है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, मशरूम, MUSHR, मशरूम्स, ये है। आप इसके आगे लिख लो, मशरूम आप सब जानते हो, नेफेड, NAFED, नेफेड है नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेफेड आप लिख लो, NAFED, नेफेड
एक जितनी भी ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ये सबको ये प्रोक्योर करती है और मार्केटिंग करती है इसकी। नेफेड एंड, ये कंट्रैक्ट बिटवीन नेफेड एंड सोनीपत फार्मर्स। सोनीपत जो है हरियाणा में है, क्योंकि सोनीपत में मैं रहा हुआ ना, मैंने बैंक में जॉब की हुई है। नेफेड एंड सोनीपत फार्मर्स, तो ये एक बहुत बड़ा मशरूम का कंट्रैक्ट हुआ इनके बिटवीन। और देन इज एडिबल ऑयल्स। एडिबल ऑयल्स जो हम ये यूज करते हैं फॉर द कुकिंग ऑयल्स, एडिबल ऑयल्स। तो इसमें है ITO एग्रोटेक, ये लास्ट ही है, ITO एग्रोटेक, ITO एग्रोटेक एंड सनफ्लावर कल्टीवेशन, ITO एग्रोटेक एंड सनफ्लावर कल्टीवेशन इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। आंध्र प्रदेश एंड कंट्रैक्ट कर्नाटका। तो ये था, दिस वाज द मेन जो हमारे चल रही हैं कंट्रैक्ट फार्मिंग। और फिर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे आगे, एक आधा जो लेक्चर लगेगा इंसेंटिव्स हैं फॉर प्रमोटिंग कंट्रैक्ट फार्मिंग। और फिर ये खत्म हो जाएगा, इसमें को बस यही है, इंसेंटिव्स है। 5-10 मिनट का है। और ये तो ये था आपकी वो, मैं शेयर कर दी आपकी जो डेट शीट है ना, रीअपियर की आ गई हुई है। ठीक है ना, आपने देख भी ली है। और यस एक कुछ सर। चॉइस ऑफ सेंटर का आपको भरना है साइट पे ही जाके, आपका तो यही रहेगा, बदानी में ही लगेगा सेंटर आपके लिए, तो सबके लिए यही सूटेबल है। तो वो आप उसमें जाके तो यू मस्ट सेंड इट। और अगर कोई फर्दर कोई ऐसी चीज पूछनी है ना, तो आप इस संजय पंडित जी से पूछ लेना, यानी कोई क्लैरिफिकेशन कोई ऐसा वैसा हुआ तो। क्योंकि आपका एक आपका होगा हीना का रीअपियर, और किसका है, और भी है किसी का? अंजलि का। हाँ अंजलि का, तो ये आप देख लेना उसमें। मैं कल 1 दिसंबर से शुरू है, अब आपके जो सब्जेक्ट का होगा वो देख लेना कब कब है ये। क्योंकि फीस तो ऑलरेडी आपने पे की हुई है, तो एडमिट कार्ड वगैरह वो आएंगे जहाँ कैसा होगा वो, पहले आप चॉइस सेंटर की भेज दोगे, अकॉर्डिंगली वो करेंगे क्या करना है उसमें। ठीक है, मैं 20 नंबर तक देनी है चॉइस सेंटर की ना। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ तो वो देख लेना आप। चलो ठीक है देन, 1 मिनट मैं अटेंडेंस ले लूँ आपकी। चलो ठीक है, थैंक यू देन, ऑल द थैंक यू सर। बेस्ट। ओके।